नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12th के लिए मनी बैंकिंग चैप्टर में ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। और सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट से क्या करता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकॉनमी। मैंने कल भी आपसे बात किया था। तो आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है कि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करता है। मतलब इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जब मनी की वैल्यू घटने लगे, और डिफ्लेशन का मतलब ये है कि मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। तो दोनों केस में मतलब मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति दोनों केस में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो मनी सप्लाई है, मीन्स करेंसी का जितनी करेंसी मार्केट में या इकॉनमी में सर्कुलेट हो रही है उसको कंट्रोल करके वो क्या करता है कि मनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करता है। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जो ये मनी सप्लाई का इंस्ट्रूमेंट है या कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई है, आरबीआई पूरी तरह से उसे रेगुलेट करता है या हर देश का सेंट्रल बैंक उसे रेगुलेट करता है। तो इसके दो इंस्ट्रूमेंट है। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या क्वांटिटेटिव मेथड है इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड। तो पहले क्वांटिटेटिव मेथड में कंट्रोल्स ऑन ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकॉनमी, मतलब पूरी इकॉनमी में मनी सप्लाई को वो पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के केस में अगर इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई को घटाता है, और डिफ्लेशन है तो मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। तो आइए सबसे पहले हम जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है उसमें पहला जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहा जाता है बैंक रेट, बैंक दर। एक्चुअल में है क्या बैंक दर? बैंक दर वैसे अगर आप समझें तो ये वो रेट है, मीन्स जिस रेट पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को लोन ऑफर करता है। मीन्स इट इज़ द रेट at which Reserve Bank of India, Central Bank of any country offers loan to its commercial bank। तो ये कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, उस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है बैंक रेट कहा जाता है। इट इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई lends मनी टू कॉमर्शियल बैंक, मतलब उधार देता है, लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इससे होगा क्या? आप कहेंगे कि मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगी। तो आइए देखते हैं कि दोनों केस में जो मनी सप्लाई है वो डायरेक्ट मार्केट इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करता है या कैपिटल को, कॉस्ट को अफेक्ट करता है। तो पहले केस में हम देखेंगे कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को इंक्रीज कर दे तो क्या होगा। तो फर्स्ट केस में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को इंक्रीज करता है तो उससे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मतलब जो आम लोग, आम जनता या लोग या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है वो महंगा हो जाएगा। मतलब बैंक से लोन लेना कॉस्टली होगा, ईएमआई उसकी ज़्यादा आएगी अगर बैंक रेट बढ़ता है तो बैंक रेट बढ़ा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया, और उसके जो अफेक्ट जो हुआ वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब बारो करना कॉस्टली हो गया, या कैपिटल मीन्स बारो करना सारे कॉमर्शियल बैंक से ये कॉस्टली हो जाएगा, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल बारो करना महंगा होगा। इसके बाद क्या फ़र्क पड़ेगा? इट लोअर्स द डिमांड ऑफ कैपिटल, मतलब बारो करना महंगा हो गया तो क्या होगा कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। कैपिटल की डिमांड या लोन लेने की जो फ्रीक्वेंसी है लोगों की वो रिड्यूस होगी। इससे क्या होगा? इकॉनमी में मनी सप्लाई घट जाएगा। इट टेंड्स टू सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स टू फॉल, मतलब इकॉनमी में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। और जब मनी सप्लाई कम हो गई तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जो मार्केट में इन्फ्लेशन है, इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को कम या ज़्यादा करके मनी सप्लाई को घटाता बढ़ाता है और उससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब हम दूसरे साइड बात करते हैं
कि अगर बैंक रेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस कर दे तो क्या होगा, मतलब घटा दे। अब देखिए आरबीआई अगर बैंक रेट को रिड्यूस करता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी कम हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। बैंकों से अब लोन लेना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि बैंक रेट घटेगा तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, तो ज़्यादा लोग लोन के लिए अप्रोच करेंगे बैंकों में। और उसका इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज डिमांड ऑफ कैपिटल। जब सस्ता हो गया तो ज़्यादा लोग बैंकों में लोन लेने के लिए जाएंगे कि इंटरेस्ट रेट सस्ता हो गया, चलो अच्छा मौका है कि बैंकों से लोन ले लिया जाए। इससे क्या होगी, जो सप्लाई ऑफ मनी है वो इकॉनमी में बढ़ जाएगी। इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकॉनमी। तो इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा और जो डिफ्लेशन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट के माध्यम से क्या करता है कि मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करता है और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करता है। और आपको यही पढ़ना है, क्योंकि ये बार बार एग्जामिनेशन में आता है। तो सारे इंस्ट्रूमेंट को हम एक एक करके स्टडी करेंगे और डीपली स्टडी करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है 2019 से लेके 2020 तक क्या क्या बैंक रेट रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 6 जून 2019 को जो बैंक रेट था 5.75% था, और उसके बाद 7 अगस्त 2019 7 अगस्त 2019 को, मतलब तीसरे महीने जब आरबीआई की बैठक हुई और मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड किया गया, तो उसमें इसको रिड्यूस करके 5.40% कर दिया गया। फिर अगले तीसरे महीने 4 अक्टूबर 2019 4 अक्टूबर 2019 को फिर से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बैंक रेट है उसको 5.15% कर दिया। और उसके बाद फिर 27 मार्च 2020 को, मतलब इसी मार्च में 27 मार्च 2020 को जो बैंक रेट है उसको 4.40% कर दिया। तो आप देखिए इससे पहले दिसंबर में कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन मार्च में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4.40% कर दिया। तो अभी देखिए किस तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक रेट को रिड्यूस किया है। 5.75%, 5.40%, 5.15% एंड 4.40%। मतलब पिछले लगभग 8-9 महीनों में रिज़र्व बैंक ने लगातार बैंक रेट को रिड्यूस किया है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं से जो रिज़र्व बैंक है वो इसको रिड्यूस करके मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है। और आपको पता ही है कि इकॉनमी में लिक्विडिटी की कमी हो गई है, या कैश की कमी हो गई है, मनी सप्लाई बहुत कम हो गई है। तो इकॉनमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक के पास यही तरीका है कि जो बैंक रेट है उसको रिड्यूस कर दे, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड है, कैश है, इकॉनमी में इंजेक्ट हो और इकॉनमी की हालत सुधरे। तो इस तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि बैंक रेट को कम या ज़्यादा करके वो इकॉनमी को कंट्रोल करता है। तो आशा है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और रेगुलर देखें, तभी आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे। और अपना नाम ज़रूर लिख दें, क्योंकि बहुत लोग अपना नाम नहीं लिख रहे हैं और जिससे अटेंडेंस लगाने में बहुत दिक्कत हो रही है हमें। और वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, 1 मिनट देखते हैं या 10, 20, 30 सेकंड देखते हैं, मुझे लगता है कि और जो YouTube है या कहीं इधर उधर सोशल साइट पे अपना मौज मस्ती में लग जाते हैं। तो सीरियस हो जाइए, अब आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब कब तक पढ़ना है कुछ पता नहीं है, क्लासेस कब खुलेंगे कुछ जानकारी नहीं है। तो ये मान के चलिए कि आप जो है आपको अभी ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो इसलिए
आप सीरियस होकर के वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और बहुत मुश्किल नहीं है, आपके पास 24 घंटे होते, 24 घंटे में से आप आधा घंटा इस वीडियो के लिए नहीं निकाल पाते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतना कंटेंट तैयार करते हैं और फिर रिकॉर्ड करते हैं, एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग करने के बाद फिर अपलोड करते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हो जाती, बहुत टाइम लगता है इस सारी प्रोसेस में। आशा है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आगे से वीडियो को पूरा देखेंगे। और कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।